बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेल्स टैक्स प्रॉब्लम 3। रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट हिज टैक्स लायबिलिटी ऑफ सेल्स टैक्स फॉर अगस्त 2021 और सेकंड इसका पार्ट है कैलकुलेट हिज सेल्स टैक्स पेबल इफ़ लोकल सप्लाईज आर मेड टू नॉन रजिस्टर्ड पर्सनस एंड परचेजेज आल्सो मेड फ्रॉम नॉन रजिस्टर्ड पर्सनस। तो जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है वो देखते हैं। पहले नाम लिखिए हस्सान मुअज़्ज़म, इसके बाद है एनटीएन नंबर, उसके बाद है सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर STRN। इसके बाद आप जो मंथ है जिसकी आप रिटर्न जमा करा रहे हैं वो लिखें फॉर द मंथ ऑफ ये है अगस्त 2021 और लास्ट लाइन है आपकी जो सवाल की रिक्वायरमेंट है कैलकुलेशन ऑफ सेल्स टैक्स पेबल। जी लोकल टैक्सेबल सप्लाईज, एक्सपोर्ट सेल्स, ज़ीरो रेटेड सप्लाईज, ये तीन चीज़ें जो हैं आपने बेची हैं। और जो सेकंड है टैक्सेबल परचेजेज, एग्जम्प्ट परचेजेज, ये आपने ये दो आइटम्स ख़रीदी हैं अलग अलग। और जो सिक्स्थ आइटम है सेल्स टैक्स क्रेडिट, ये पिछले महीने का ओवर पेड टैक्स है, आपने टैक्स ज़्यादा जमा करा दिया तो इस महीने जो सेल टैक्स अथॉरिटी है उसने आपको रिफ़ंड दिया, अलाउ कर दिया कि ये आप अपना जो है इतना वापस ले सकते हैं। सेल्स टैक्स डेबिट है कि पिछले महीने आपने टैक्स कम जमा कराया तो सेल्स टैक्स अथॉरिटी ने आपसे कहा कि आप इतना टैक्स और जमा कराएं, उसको हम कहते हैं सेल्स टैक्स डेबिट। यानी जो आपकी फाइनल लायबिलिटी होगी उसमें सेल्स टैक्स डेबिट ऐड हो जाएगा और फाइनल लायबिलिटी में से सेल्स टैक्स क्रेडिट माइनस हो जाएगा। अभी आप इधर लिखिए सेल्स, बल्कि इसको लिखिए आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स। अब इधर आ जाए आउटपुट टैक्स, आपने गुड्स बेची हैं लोकल टैक्सेबल सप्लाईज, ये 26 लाख की, लिखिए लोकल टैक्सेबल सप्लाईज। इसमें नहीं कुछ लिखा तो एज्यूम करते हैं ये रजिस्टर्ड पर्सन को है, तो 26 लाख, इसका आप 17% ले लें। ये आ गया 4,42,000। आगे एक्सपोर्ट सेल्स, एक्सपोर्ट सेल जो है ये ज़ीरो रेटेड है तो इसके ऊपर 0% रेट लगता है। ठीक है, ये एग्जैम्प्ट नहीं है। आपने पिछले लेक्चर्स में एग्जैम्प्ट सप्लाईज और ज़ीरो रेटेड सप्लाईज में फ़र्क देख लिया है। जो एक्सपोर्ट सेल्स है ये ज़ीरो रेटेड है, इसके ऊपर आपको जो रिफ़ंड मिल सकता है, एग्जैम्प्ट पे रिफ़ंड नहीं मिल सकता। अच्छा, जो ज़ीरो रेटेड सप्लाईज होंगी इसके ऊपर क्या होगा, जो टैक्स आपने पे किया हुआ है वो आप इसमें से माइनस नहीं कर सकते, इसके लिए आपको अलग से क्लेम करना पड़ेगा, तो इसलिए इसको यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे। ज़ीरो रेटेड सप्लाईज ये भी सेम है,
एक्सपोर्ट सेल भी ज़ीरो रेटेड है और जो जिसका नाम है ज़ीरो रेटेड है वो पता चल रहा है आपको। आगे टैक्सेबल परचेजेस, अब उसने चीज़ें ख़रीदी हैं। अब आउटपुट टैक्स तो आप इधर लिख लें 4,42,000। अब हम आते हैं इनपुट टैक्स की तरफ। इधर आप लिखें इनपुट टैक्स। इसको आप नाम दे दें W2। टैक्सेबल परचेजेस, तो ये है 7,50,000। इसके ऊपर भी आपने स्टैंडर्ड रेट अप्लाई किया है, पे किया है स्टैंडर्ड रेट, तो इसका 17% ले लें। ये आ गया 127,500। अब हुआ क्या है कि ये जो आपने परचेजेज किए हैं इससे आपने दो तरह की चीज़ें बनाई, यानी ये जो टैक्स पे किया है इन चीज़ों के ऊपर, इन चीज़ों से आपने दो तरह की सप्लाईज बनाई। एक है आपकी स्टैंडर्ड रेट वाली या फुली टैक्सेबल स्टैंडर्ड रेट सप्लाईज, एक इसे आपने बनाई है ज़ीरो रेटेड सप्लाईज। यानी इन दोनों के ऊपर आपने टैक्स पे किया हो। तो टैक्स रिफंड उस वक्त मिलता है कि जब ये चीज़ें आप बेचें, इस पे भी टैक्स काटें। अब ये जब बेचेंगे आपने 17% टैक्स काट लिया, तो इसके ऊपर जो आपने पे किया वो इसमें से माइनस कर लेंगे। इसमें ये है कि ज़ीरो रेट अप्लाई हुआ 0%, तो आपने पे तो किया हुआ है, आगे से टैक्स काटा नहीं, क्यों, ज़ीरो रेटेड थी, तो रिफ़ंड नहीं मिलना चाहिए। लेकिन ज़ीरो रेटेड पे रिफ़ंड मिलता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है नॉर्मली वो सप्लाईज हैं जो एक्सपोर्ट होती हैं, मुल्क से बाहर बेची जाती हैं, तो गवर्नमेंट जो है प्रमोट करती है लोगों को कि आप चीज़ें बनाएं, बाहर बेचें, तो हम आपको इसके ऊपर रिफ़ंड दे देंगे। लेकिन इसका रिफ़ंड जो है आपकी इस लायबिलिटी से माइनस नहीं होता, बल्कि आपको अलग से इसके पैसे मिलते हैं सेल्स टैक्स अथॉरिटी से। तो अब हम इसको करेंगे अलग। हम इधर लिखेंगे सप्लाईज कितनी है स्टैंडर्ड रेट वाली, वो हैं आपकी 26 लाख, और जो ज़ीरो रेटेड है वो कितनी है, दोनों को जमा कर लें। एक्सपोर्ट वाली भी ज़ीरो रेटेड और ये अलग से भी ज़ीरो रेटेड दी है, तो ये हो गई 8 लाख। दोनों को मैंने जमा कर लिया, तो टोटल सप्लाईज हो गई 34 लाख। अब आप क्या करें, इसके साथ फार्मूला लगाएं। ये मैं सारे ज़ीरो उड़ा देता हूँ, ये 5 ज़ीरो हैं सबके साथ, ये 5 पीछे बचा 26 और 8, तो आप इधर लिखिए 26/34 मल्टीप्लाइड बाई ये जो आपका इनपुट टैक्स है। इसको हम अलग अलग करें कि जो ज़ीरो रेटेड के ऊपर हमने इनपुट टैक्स पे किया है उसको अलग करें, और जो स्टैंडर्ड पे किया है वो अलग करें। इधर हम क्या करेंगे, 8/34 मल्टीप्लाइड बाय 127,500, 127,500 मल्टीप्लाइड बाय 26/34, तो ये आ गया 97,500। और जो दूसरा है 8/34 मल्टीप्लाइड बाय ये 30,000। ठीक है, दोनों को जमा करके देख लें तो ये 127,500 आना चाहिए। तो ये 30,000 प्लस 97,500, ये आपका 127। अब ये जो है ये आपको अलग मिलेगा, इसके लिए आपको अलग से सेल टैक्स अथॉरिटी से क्लेम करना पड़ेगा। ये जो है ये आप इसमें से माइनस कर सकते हैं। ये टैक्स आपने गवर्नमेंट को जमा कराना है, ये आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं, तो आप इसको इसमें से माइनस कर लेंगे और बाकी जो होगा वो जमा करा देंगे। तो अब हम इधर लिखते हैं
अभी ये आपका जो आया है इनपुट टैक्स, जो टैक्सेबल सप्लाईज पे था वो था 97,500। आप इधर लिख देंगे 97,500। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे एक चेक लगाना है। 90 जो आउटपुट टैक्स है इसके 90% तक रिफ़ंड मिल सकता है, एक्सेस नहीं मिल सकता 90% से। तो हम चेक करेंगे, इधर लिखेंगे रिस्ट्रिक्टेड इनपुट टैक्स, इसके नीचे लिख दें रिस्ट्रिक्टेड अप टू 90% ऑफ आउटपुट टैक्स। ठीक है, और इधर आप लिख दें, चेक करें इसका 90% कितना बनता है। 442,000 मल्टीप्लाइड बाई 0.9, तो ये आ गया 397,800। तो ये है 97,000, तो ये तो बहुत कम है। तो हम इधर लिख देंगे इनपुट टैक्स अलाउड वेल या विद इन लिमिट, विद इन लिमिट। अब ये इसमें से माइनस कर दें, 442,000 माइनस 97,500, तो ये आपका टैक्स आ गया 344,500, जो आपने जमा कराना है। ये आपने चीज़ें बेची उस पर काटा है, ये आपने ख़रीदी उस पर पे किया है। इसमें आपने जो इनपुट टैक्स का शेयर था, ज़ीरो रेटेड का शेयर था, वो अलग कर दिया, वो भी हमें मिलेगा, लेकिन इसमें से माइनस नहीं हम कर सकते। उसको अलग से हम क्या करेंगे, उसका फुट नोट दे देंगे। अब क्या है इसके, उसने हमें ये कहा है कि सेल टैक्स क्रेडिट। तो सेल टैक्स क्रेडिट क्या है, ये आपको सेल टैक्स अथॉरिटी ने खुद अलाउ किया है कि ये आपका टैक्स पिछले महीने ज़्यादा जमा हो गया था, अब आप वापस ले सकते हैं। तो इधर लिखिए लेस सेल्स टैक्स क्रेडिट, तो ये है 190,000। तो इसको इसमें से माइनस कर दें, तो बाकी जो है ये सेल टैक्स पेबल आ जाएगा। 344,000 में से 190 माइनस करें, 154,500 आ गया। ये आपकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्वेश्चन की पूरी हो गई। इसके नीचे आपने एक नोट दे देना है, एन अमाउंट ऑफ रुपीज़, वो जो हमने निकाली थी 30,000, उसका लिखें एन अमाउंट ऑफ रुपीज़ 30,000 इज़ रिफंडेबल फ्रॉम सेल्स टैक्स अथॉरिटीज़ ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपोर्ट सेल्स, एक्सपोर्ट सेल्स ज़ीरो रेटेड सप्लाईज। ये एक नोट आपने ज़रूर देना ताकि क्लियर हो जाए कि वो जो 30,000 है इसका क्या बना। तो ये हमने मेंशन कर दिया कि ये तो जो हमारी टैक्सेबल सप्लाईज पे था वो हमने इसमें से एडजस्ट कर लिया, और जो ज़ीरो रेटेड का शेयर है ये हमें अलग से इनकम टैक्स अथॉरिटी से लेना है। ये 97,500 और ये 30,000, तो जो टोटल हमारा रिफ़ंड बना था वो 27,500 था। ये आपकी फ़र्स्ट रिक्वायरमेंट होगी। अब हम सेकंड रिक्वायरमेंट पे चलते हैं। सेकंड रिक्वायरमेंट में कहता है कि आपने चीज़ें जो हैं वो एक तो बेची हैं किसको, नॉन रजिस्टर्ड पर्सन को, और परचेजेस भी नॉन रजिस्टर्ड पर्सन से की है। तो अगर आपने चीज़ें बेची हैं, ये सेकंड रिक्वायरमेंट है। आउटपुट टैक्स आपका एक तो स्टैंडर्ड रेट पे आ जाएगा, यही जो 4,42,000 जो इधर था सेम। अब इनपुट टैक्स जो है इसको देखते हैं। उसने चीज़ें जो ख़रीदी हैं नॉन रजिस्टर्ड पर्सन से ख़रीदी हैं, तो जो नॉन रजिस्टर्ड पर्सन से ख़रीदेंगे तो वो तो टैक्स आपका काटेगा ही नहीं। क्यों? उसको कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। जो रजिस्टर्ड पर्सन है उनको रिक्वायरमेंट है कि वो जब चीज़ें बेचें तो
इतना टैक्स काटें जो स्टैंडर्ड है। इसमें क्या करते हैं कि अगर कोई विद होल्डिंग, अगर हम चीज़ें ख़रीदेंगे नॉन रजिस्टर्ड पर्सन से, तो हम जब पेमेंट करेंगे तो उसका विद होल्डिंग टैक्स काटेंगे, ठीक है, 5%, जैसे हमने पिछले सवाल में भी किया था। लेकिन ये विद होल्डिंग एजेंट नहीं है, ये इंडिविजुअल है, ये याद रखें। ये जो नाम दिया होता है एक आदमी का, इंडिविजुअल, इस सूरत में विद होल्डिंग टैक्स अप्लाई नहीं होता। तो इनपुट टैक्स आपका बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा? कि चीज़ें ही आपने नॉन रजिस्टर्ड पर्सन से ख़रीदी हैं, तो जो नॉन रजिस्टर्ड पर्सन है वो सेल टैक्स काटता ही नहीं है। तो आपको यानी नॉन रजिस्टर्ड पर्सन से ख़रीदने की सूरत में टैक्स पे नहीं करना पड़ता। तो फिर क्या हुआ, यही आपके सेल टैक्स आ गया पेएबल, यानी ये आपका इस सवाल में आया ही नहीं। एक आपने परचेजेज की थी टैक्सेबल और एक थी एग्जेम्प्ट, तो एग्जेम्प्ट पे भी नहीं टैक्स, और जो टैक्सेबल परचेजेज की हैं आपने वो नॉन रजिस्टर्ड से कर ली तो उस पर भी टैक्स नहीं हुआ। तो आपकी जो लायबिलिटी है वो आ जाएगी 4,42,000, यही आ जाएगा। अब आपने इसमें से क्या करना है कि वही जो आपका सेल टैक्स क्रेडिट है पिछले महीने वाला वो माइनस कर दें। ये आ गया 190,000, तो इसको माइनस करें 442 माइनस 190, ये आ गया 252,000। अब आपने वो जो चीज़ें बेची हैं नॉन रजिस्टर्ड पर्सन को, उससे 3% जो है वो एक्स्ट्रा और काटना है। तो जो चीज़ें बेची हैं ये थी 26 लाख की, 26 लाख के ऊपर आप 3% और लें, तो ये बन गया 78,000। तो लिख दें 3% विद होल्डिंग टैक्स या 3% एक्स्ट्रा टैक्स in case of supplies to non-registered person, non-registered person। अब इसको जमा कर लें, ये आ गया 252,000 प्लस 78,000, 3,30,000, ये आपकी सेल टैक्स लायबिलिटी आ गई। ठीक है जी, ये आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। अभी कोई आपको कन्फ्यूजन हो इस हवाले से तो आप कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।